डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरीके से तस्वीर अब आपके सामने, और हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक टू नेशन की बात हो रही है, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जो है उस पे ये राजी हो रहे, ऐसी खबरें आ रही थी, और जल्द ही फैसला हो जाएगा और फिलिस्तीन जो है वो आजाद हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्रवाई है जो अमेरिका ने सीरिया और इराक पर की है, क्या लग रहा है आपको कि क्या शक्ल सूरत हो सकती है? क्या ये जंग अब बढ़ जाएगी या फिर अभी कोई रास्ता बाकी है? क्या रास्ता हो सकता है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मदऊ करने का, और आपके तमाम सामीन का भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। शौकत भारती साहब का भी आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, बहुत शुरू से ही 7 तारीख के बाद से ही कह रहे थे कि जंग तवील चलेगी। उस वक्त हमने इस बुनियाद पे कहा था कि इस जमाने में जितनी जंगें भी शुरू होती हैं, वो चाहे छोटे से मुल्क के साथ हो या बड़े मुल्क के साथ हो, वो लंबे अरसे चल रही है। मसलन यमन की जंग, यमन एक बहुत छोटा सा मुल्क है और उस पे इत्तेहादी अफवाज ने हमला किया। इत्तेहादी अफवाज में गल्फ की भी सारी कंट्रीज शामिल हैं और यूरोप के भी बहुत से ममालिक शामिल हैं, जिसमें अमेरिका वगैरह शामिल है। उसके मुकाबले यमन की क्या हैसियत है? बहैसियत मुल्क कुछ भी नहीं है। लेकिन 2015 से लेके आज तक तकरीबन 9 साल होने को हैं, और अब आके जब हमास की जंग शुरू हुई, तब वो जंग कुछ सर्द पड़ी, खत्म नहीं हुई बाज़ाब्ता तौर पर। इस तरह यूक्रेन की जंग को आप देख लें, यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, रूस एक इतना बड़ा मुल्क है, उसके मुकाबले यूक्रेन के पीछे कितनी सारी दूसरी फोर्सेस भी खड़ी हैं। यूक्रेन की जंग 3 साल होने को आ रहे हैं, खत्म नहीं हुई। इसी बुनियाद पर हमने सोचा था कि अब जो ये खतरनाक जंग हमास और इसराइल की शुरू हुई है, ये भी तवील चलेगी। लेकिन पिछले दिनों आपकी ही के एक प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि तुर्की की एक हालिया कॉन्फ्रेंस में इस्माइल हानिया साहब ने खुद इस बात का एतराफ किया कि अगर इस कोई ये समझता है कि ये जंग बहुत जल्दी अब खत्म होने वाली है, तो इसके कोई आसार नहीं है, ये जंग सालों तक चल सकती है। और उसके आसार बार बार हवेदा हुए। सीरिया पर अनप्रोवोक्ड अटैक पहले भी किए गए हैं। लेबनान पर भी जंग के बिल्कुल अवाइली जमाने में अनप्रोवोक्ड भी अटैक किए गए थे। और अब तो आप देखिए, कल से जिस तरीके से कल रात से इसराइल ने अमेरिका ने बाकायदा सीरिया पर और इराक पे हमले किए हैं, तो वो उसकी तफसीलात अभी शौकत भारती साहब ने सब बता दी है। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो होता रहा, वो भी आज पिछले 2 दिन से चल रहा है। ये कहना कि बरतानिया के जो मशरिक़ वस्ता के एक एडवाइजर हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि नेगोशिएशन जो भी चलेंगे या चल रहे हैं वो अपनी जगह, हम तो आज भी फलस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम करने पर आमादा हैं। एक बड़ी बात कही, लेकिन किस शर्त पर? कि हमास वहां से हट जाए और अल फतह वहां पर हुक्मरानी शुरू कर दे, तो हम आज ही फलस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं। इसी तरह फ्रांस में यूनाइटेड स्टेट्स के अफसरान ने जो प्रपोजल तैयार किया है इसराइल के साथ बैठ के, जो हमास को दिया जा रहा है, उसमें भी ये बात कही गई है कि हमास अगर हुक्मरानी छोड़ दे गजा की, तो आज ही तैयार हैं वो फलस्तीन को बहैसियत रियासत कबूल करने पे। गोया इस वक्त जो 75 साल से एक चला आ रहा था मसला के फलस्तीन की रियासत तस्लीम होनी चाहिए, जिसे टू स्टेट थ्योरी बार बार कहा जाता रहा है कि टू स्टेट थ्योरी, तो ये तो 1951 के यूएन रेजोल्यूशन से आज तक मौजूद है टू स्टेट का कंसेप्ट। लेकिन दुनिया में किसी ने भी टू स्टेट की हैसियत से फलस्तीन को तो कबूल नहीं किया था। अब जब हमास ने ये कार्रवाई शुरू की है, अब ये बात आ रही है। भी सऊदी अरब के भी एक अफसर ने बरतानिया में खड़े होकर कहा कि अगर अमेरिका वादा कर ले कि वो फलस्तीनी रियासत के कयाम को यकीनी बनाएगा, तो हम इब्राहिमिकल अकॉर्ड में सिग्नेटरी हो सकते हैं। अरे भाई, वादा किसने नहीं किया और कब नहीं किया? 75 साल से वादे फरदा पर ही फलस्तीन की रियासत चल रही थी। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि हम फलस्तीन की रियासत को कबूल करने पर आमादा हैं और टू स्टेट थ्योरी की ही बात कर रहे हैं। इधर बेंजामिन नेतन्याहू
जिनकी पहले की जो सरकारें थी वो भी टू स्टेट थ्योरी को मानती थी, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि हम टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानते, हम तो सिर्फ इसराइल रहेंगे और फलस्तीनियों के यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ हमास, जो जिसका कयाम ही 1980s में 84 लेट 80s में इसलिए हुआ था कि इस ऐलान के साथ कि हम टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानते, उन्होंने बीच में रिकनसाइल किया और कहा कि हम भी मान लेंगे टू स्टेट थ्योरी को। लेकिन अब आज के हालात में हमास ने भी कहा कि हम टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानते। इधर ईरान, जो बराह रास्त कोई स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन उसका सारा ताउन फलस्तीन के इस कज़िये में हमास को और तमाम जिहादी फोर्सेस को शामिल है, वो भी ये कहता रहा है। उनके जो रूहानी पेशवा खामनेई साहब ने बाकायदा कहा है, एलानिया हिजबुल्लाह ने भी एलानिया कहा है कि टू स्टेट थ्योरी को हम नहीं मानते, फलस्तीन फलस्तीनियों का है। तो अब ये जो मसला है कि आप कहना चाहते हैं कि टू स्टेट थ्योरी के तहत आप फलस्तीन को भी मान लें और इसराइल को भी मान लें, ये अमलन पहले भी मुमकिन नहीं था और आज भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जंग जो लंबी चलने का एक वजह ये भी है कि जहां टू स्टेट थ्योरी पर कोई एग्रीमेंट होने के आसार नहीं है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान में, वहीं अमेरिकी इंतखाबात का बहुत ये असर है, बहुत रोल है इस जंग में, जो अभी सितंबर अक्टूबर तक जारी रहेंगे। तो वहां बाइडेन को जवाबात देने हैं, बाइडेन पर मुस्तकिल वहां पर सवालात किए जा रहे हैं जो बाइडेन से, और वो अपने फेस सेविंग के लिए उन्होंने जंग का दायरा वसी किया। तो सितंबर अक्टूबर तक तो ये जंग उस वजह से भी चलेगी। फिर अक्टूबर के बाद जो नया अरेंजमेंट एस्टैब्लिशमेंट आएगा अमेरिका में, चाहे वो बाइडेन की पार्टी हो या वो ट्रम्प की पार्टी हो, वो अपने तरीके से चलेगी। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, अमेरिकी इंतखाब और टू स्टेट थ्योरी, ये इस जंग को बढ़ाते चले जाएंगे और इसे रुकने नहीं देंगे। और फलस्तीन को या हमास को इस जंग को कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि उनके पास खोने को पहले भी कुछ नहीं था, और जो कुछ रहा सहा था वो अब खत्म हो चुका। जो स्टैटिस्टिक्स दिए गए अभी शौकत भारती साहब से दिए, कुछ बचा नहीं है। तीसरी चीज ये कि फलस्तीन का कयाम और फलस्तीनी रियासत का कयाम इसराइल कभी भी कबूल नहीं करेगा और सिर्फ इसी बुनियाद पर चलेंगे। आखिरी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि ये इस जंग को एक्सटेंड करने की भी जरूरत अमेरिका और इसराइल को है, और इसलिए कि पहले दिन से सब जानते हैं, 7 अक्टूबर से बाद जानते हैं कि इसराइल ये जंग हार चुका है, और अब अपनी हारी हुई जंग की फ्रस्ट्रेशन में उसे कोई आउटलेट नहीं मिल रहा, कोई रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल आउटलेट इसराइल को मिल नहीं रहा किसी भी सूरत में। वो आउटलेट हासिल करने के लिए वो ये चाहते हैं कि जंग का दायरा वसी हो, और उस वसी दायरे में आज से जैसे जो उन्होंने शुरू किया एक बहाने के तहत कि इसराइल सीरिया पर, इराक पर हमले करे, और वो चाहते हैं कि प्रोवोक करके ईरान को उस जंग में बाकायदा शामिल किया जाए, ताकि जो ईरान के एलाइज हैं, जो मेजर ग्रुप्स है चाइना एंड रशिया, वो भी इस जंग में कूद पड़े और एक तीसरी जंग ये बनाए। और अल्टीमेटली देखिए, मैं पहले से कहता रहा हूं कि इसराइल और फलस्तीन के नाम पर ये जंग इस्लाम और गैर इस्लाम की जंग है। कोई इसे समझना चाहता है समझे, ना समझना चाहता हो ना समझे, लेकिन इस्लाम और गैर इस्लाम के माबैन ये जंग है, और इसलिए इस जंग के दायरे को वसी करने की कोशिश पहले भी इन्होंने की है कि कई मुल्कों को चाहा कि वो जंग में शरीक हो जाए, कूदे नहीं थे लोग। आज भी पहले लोग कह रहे थे ईरान बराह रास्त अटैक क्यों नहीं करता, अरब क्यों नहीं जाके अटैक कर देते। भाई अमेरिका भी बराह रास्त अटैक अब कर रहा है, पहले नहीं किया था, वो भी एक प्रॉक्सी था। वो प्रॉक्सी की हैसियत में वो इसराइल को पूरे तौर पर सपोर्ट कर रहा था। इसराइल खड़ा ही होता है यूरोप और अमेरिका के दो पैरों पे, एक पैर अमेरिका का है, दूसरा यूरोप का है, उन पैरों पे खड़ा है। ये पैर कट जाए तो ये इसराइल गिर जाएगा, इसराइल का कोई वजूद नहीं है। लेकिन क्यों खड़ा कर रहा है? अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है इसराइल को खड़ा करने में? यूरोप का क्या इंटरेस्ट है? जो 26 शेंगेन ईसाई कंट्रीज है दुनिया में, उनका क्या इंटरेस्ट है इसराइल को खड़ा रखने में? जाहिर है इससे समझा जा सकता है, और ये रीजन है कि ये जंग अभी और होगी, और हमें फलस्तीनियों की जानो माल, इज्जत और आबरू और उनकी रियासत के लिए कम से कम दुआ तो करनी ही चाहिए। और ये
काफी तफसील जो है और जो सवाल था उसको बहुत ही वाज़ेह अंदाज में डॉक्टर तकीम रहमानी साहब ने पेश किया है। अब मैं अगला सवाल शौकत भारती साहब से, क्योंकि बहुत